आई होप आप लोगों ने पिछला जो लेक्चर था वो देख लिया होगा, जिसके अंदर में मैंने आप लोगों से डायोड के बायसिंग को लेकर बात करी थी, जिसमें मैंने फॉरवर्ड बायस को बात करी थी, उसमें मैंने रिवर्स बायस को लेकर बात करी, फिर हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को लेकर बात करी थी। फिर हमने देखा था कि उसका जो फॉरवर्ड करंट है, या फिर हम बात करें कि जो सैचुरेशन करंट है, या फिर जो हम अप्लाइड वोल्टेज उसके ऊपर में लगाने की जरूरत पड़ेगी, वो किस तरह से टेम्परेचर के साथ में वेरी करती है। और मैंने बार बार आप लोगों को बताया कि पूरा सेमीकंडक्टर अगर आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है तो आपको टेम्परेचर के इफेक्ट पता होना चाहिए सेमीकंडक्टर के ऊपर में। अगर ये इतना भी आप लोग कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप इजीली अपने एग्जाम्स के अंदर में जो भी घुमा फिरा के जैसे भी क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाएंगे इजीली उनको कर ले जाओगे। ठीक है, आज मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ में डायोड के आगे के पोर्शन को लेकर बात करूंगा। डायोड का जो अब पोर्शन आने वाला है ये आपके न्यूमेरिकल पोर्शन बेसिस रहेगा, या इसके अंदर में हम न्यूमेरिकल भी यहाँ पर कंसिडर करेंगे, साथ साथ आपको जो टाइप्स ऑफ डायोड है उनके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है आज की क्लास बिल्कुल लास्ट तक देखना भाई। पीछे आप लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया इट डजेंट मैटर, लेकिन आज भी आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपका पूरा डायोड का जितना भी चैप्टर वो इजीली कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। बाकी भाई जो पीडीएफ फाइल आप लोगों को जानकारी होगी उसका सारा लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे आप लोग उसको इजीली जाकर देख सकते हैं। चलिए अब देखो, मैं पहली बात करता हूँ यहाँ पर डायोड को लेके। तो डायोड का पहला जो यहाँ पर केस बनता है वो हम बात करते हैं डायोड के रेजिस्टेंस को लेके। अब क्योंकि हमने बात करी थी कि डायोड जो होती है उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, और क्योंकि ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप एक नॉन लीनियर डिवाइस है, तो नॉन लीनियर डिवाइस है तो ओम्स लॉ को तो फॉलो करेगा नहीं भैया। अब ये जो इसके अंदर में रेजिस्टेंस बनेगी, ये दो तरीके से इसके अंदर में रेजिस्टेंस बनती है। पहली जो रेजिस्टेंस होती है तो इसके बायसिंग के बेसिस पे हम इसको डिफाइन करते हैं, यानी कि अगर मैं इसको फॉरवर्ड बायस कर देता हूं किसी डायोड को, डायोड का सिंबल आप लोगों को अच्छे से पता है कि ये मेरे पास में इसका सिंबल होता है, अगर पी, ये जो ट्रायंगल होता है पी, और ये मेरे पास में एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने कहा था कि भाई अगर मैं इसको फॉरवर्ड बायस कर देता हूं, यानी कि पी को पॉजिटिव से जोड़ दो और एन को नेगेटिव से जोड़ दो, तो मेरे पास में डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाती है। तो हम कहते हैं कि यहां पर जो इसके अंदर में रेजिस्टेंस जनरेट होगा तो उस केस में उस रेजिस्टेंस को बोला जाता है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। क्या नाम है उसका? फॉरवर्ड रेजिस्टेंस के नाम से आप जानेंगे। और इसकी वैल्यू, टिपिकल वैल्यू जो आप लोग को ध्यान रखनी है, देखिए टिपिकल वैल्यूज का मतलब होता है ये इसके आसपास में घूम रही होती है, यानी कि थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, एग्जैक्ट हम नहीं दे पाते उसकी। तो ये जो इसकी रेंज होती है हमारे पास में 10 ओम से ये 100 ओम के बीच में ये रेजिस्टेंस रहती है। ठीक है, अब दूसरी मैं बायस की बात करूं तो बायसिंग हमने पढ़ा था कि दूसरा टाइप जो बायसिंग का होता है दैट इज रिवर्स बायसिंग। और रिवर्स बायसिंग के अंदर में आप लोग करते क्या है, जो भी आपके पास में डायोड गिवन है उसको आप नेगेटिव को, यानी कि जो एन साइड है उसको आप पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं, और जो आपका पी टाइप है उसको आप पी जो है उसको आप नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं, और एन जो है वो आप पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं। तो आपके पास में जो डायोड बनती है दैट इज रिवर्स बायस। और इस केस के अंदर में जो रेजिस्टेंस डेवलप होगा, ये टिपिकल वैल्यूज आप लोगों को ध्यान रखनी है, इससे हमें फाइंड आउट ये किया जाता है। कई बार क्वेश्चन के अंदर में ना हमें डायरेक्टली वैल्यूज नहीं देगा कि इसका रेजिस्टेंस हमने डायोड को फॉरवर्ड किया या रिवर्स किया, उस टाइम पे हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो वहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन होगी, तो आपको अगर ये इस रेंज में है, यानी कि 10 से 100 ओम के बीच में अगर है, तो आप ये मानेंगे कि हमारी डायोड को जो क्वेश्चन ने पूछा होगा वो फॉरवर्ड बायस के केस में पूछा गया है। ठीक है ना, आप लोगों को यहां से क्वेश्चन से ही अपनी अप्रोच को सीखना पड़ेगा। दूसरी बात करूं रिवर्स बायस को लेकर, तो रिवर्स बायस के अंदर में जो रेजिस्टेंस रहेगी जो हमारे पास में रहती है ये 1 मेगा ओम, यानी कि इस रेंज के अंदर में हमारे पास में रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है रहने वाली है जब हम उसको रिवर्स बायस कर देते हैं। ठीक है भाई, अब देखो जो फॉरवर्ड बायस हमने कर दिया, तो फॉरवर्ड बायस के अंदर में भी हमारे पास में दो तरह की चीज आती है। जब आप फॉरवर्ड बायस करोगे तो दो तरह की रेजिस्टेंस इसके अंदर में डेवलप हो जाती है। एक होती है मेरे पास में डीसी रेजिस्टेंस, और दूसरी होती है जिसको आप लोग जानते हैं एसी रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी मैं इसी को बात करूंगा फॉरवर्ड बायस के जो भी हमारे पास में होती है, इन्हीं रेजिस्टेंस को लेकर यहां पर हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो डीसी यानी कि जब आप लोग जो सर्किट है उसके अंदर में कोई भी अलग से वोल्टेज नहीं लगा रहे, यानी कि मेरे पास में डायोड थी और इस टाइम पे आप लोगों ने क्या किया, इसके दोनों तरफ में आपने टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, एक पॉजिटिव और एक मेरे पास में नेगेटिव, इस तरह से फॉरवर्ड बायस कर दिया। तो यहां पर जो रेजिस्टेंस जनरेट होती है जिसको आप आर एफ के नाम से जानेंगे, दैट विल बी गिवन एज वी डैश, यानी कि जो आपने वोल्टेज उसके ऊपर में अप्लाई किया, और आई डैश, ये आप लोग के पास में जो रेजिस्टेंस आता है इसको आप फॉरवर्ड रेजिस्टेंस के नाम से आप इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो यहां पर मैंने बात करी है आर एफ रेजिस्टेंस जो रहेगा, ये डीसी रेजिस्टेंस मेरे को आर एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर में जो मेरे पास अभी बताई मैंने, जो मेरे पास में फॉरवर्ड रेजिस्टेंस रहेगा या मेरे पास में रिवर्स रेजिस्टेंस रहेगा। और दूसरा बात करूं मैं इसके अंदर में, अगर मैं सिग्नल यहां पर कनेक्ट कर देता हूं, मान लो ये मेरे पास में था और इसके अंदर में बायसिंग करने के बाद में, क्योंकि हमारा मेन मकसद तो सिग्नल को क्या करना होता है, उसको रेक्टिफाई करना होता है या उसके ऊपर में ऑपरेशन करना होता है। तो आप जब यहां से इसके अंदर सिग्नल लगाएंगे तो सिग्नल जाने के बाद में ये जितनी रेजिस्टेंस यहां पर प्रोवाइड करेगा, उस रेजिस्टेंस को हम किस नाम से जानेंगे, मेरे पास में वो कहलाएगी कौन सी,
एसी रेजिस्टेंस। और वो कौन सा सर्किट इसके अंदर में लगा रहे हैं हम, यहां पर हमें लगाना पड़ेगा एसी सिग्नल। जब आप एसी सिग्नल लगाएंगे तब ये डायोड जो रेजिस्टेंस यहां पर इसको प्रोवाइड करेगा, दैट विल बी नोन एज एसी रेजिस्टेंस के नाम से आप उसको जानेंगे। ये हमारे पास में जो एसी रेजिस्टेंस होता है ये डायनेमिक होता है, जैसे जैसे हम सिग्नल की वैल्यू चेंज करेंगे, यानी कि उसके अंदर में, क्योंकि आपको जानकारी है कि जब भी सिग्नल मूव करता है तो उसके अंदर में बहुत सारे टाइप जो वैल्यू जो वेरी कर रही होती है साइनोसॉइडल, कभी उसका एम्पलीट्यूड 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, फिर मैक्सिमम फिर डाउन आ जाएगा, फिर नेगेटिव में चला जाएगा, यानी उसकी वैल्यू क्या हो रही है, अलग अलग चेंज हो रही है। तो ऐसे केसेस के अंदर में ये मेरे पास में जो रेजिस्टेंस है ये कॉन्स्टेंट नहीं रहती है, इसको हम बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस के नाम से भी हम जानते हैं। यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं कि जो मेरे पास में रेजिस्टेंस यहां पर निकल के आएगी, कौन से केस के अंदर में, एसी रेजिस्टेंस के अंदर में, तो ये मेरे पास में होगी डायनामिक रेजिस्टेंस के नाम से भी आप लोगों से क्वेश्चन में गिवन मिल सकता है। ठीक है, यहां तक कहानी होगी। और या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि जो अगर आप लोगों से ये पूछा जाए, एक छोटा सा क्वेश्चन अगर इन दोनों के अंदर में डिफरेंशिएट करने के लिए पूछ लिया जाए आप लोगों से कि मेरे को ये बताओ कि दो तरह की रेजिस्टेंस आपने पढ़ी, एक डीसी रेजिस्टेंस पढ़ा और दूसरा आप लोगों ने पढ़ा एसी रेजिस्टेंस, तो इसके अंदर में कौन सा डोमिनेटिंग फैक्टर रहेगा जब आप उसके ऊपर में सिग्नल लगा देंगे। भाई एसी रेजिस्टेंस तो तब हमारे पास में आएगा तब हम उसके ऊपर में साइनोसॉइडल सिग्नल लगा दिया। अब डीसी रेजिस्टेंस तो नॉर्मल हमने यहाँ पर बायसिंग कर रखी है इसकी, तो वहां पर जनरेट हो रहा होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि एसी जब हमारे पास में आएगा तो उसकी जो सिग्नल की वैल्यू वो वेरी कर रही होगी, तो एसी रेजिस्टेंस या डायनेमिक रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन होती है एज कंपेयर टू डीसी रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। अब इसके जो फॉर्मूलाज हैं उनको हम देख लेते हैं। तो फॉर्मूला के अंदर में आप लोगों को क्या याद रखना है कि भाई इसके अंदर में आप लोगों से जो पूछा जाता है, जो रेजिस्टेंस यहां पर आप लोगों को गिवन होगी डायनेमिक रेजिस्टेंस, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू ईटा Vt डिवाइडेड बाई यहां पर मेरे पास में IF। और IF क्या होता है भाई, ये मेरे पास में बिल्कुल याद रखना इस फॉर्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। IF मेरे पास में फॉरवर्ड करंट होता है, फॉरवर्ड करंट की आप लोगों ने वैल्यू समझी थी मेरे साथ में। IS जो मेरे पास में सैचुरेशन करंट होता है, और एक्सपोनेंशियली इसके अंदर में टर्म यूज करी थी हमने Vd डिवाइडेड बाई ईटा Vt माइनस में 1। ये मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर में समझाया था। तो ये मेरे पास में फॉरवर्ड करंट होता है, और ये रेजिस्टेंस होती है। कौन सी रेजिस्टेंस है, जब हमने इसके ऊपर में क्या लगा दिया, साइनोसॉइडल सिग्नल लगा दिया दोस्त, तो वो मेरे पास में ये कहलाती है। ठीक है, अगर यहां पर आप लोगों से पूछा जाए कि जो फॉरवर्ड करंट होता है, अगर मैं रूम टेम्परेचर के अंदर में इसको डिफाइन कर ले, तो रूम टेम्परेचर के अंदर में, क्योंकि यहां पर केवल थर्मल जनरेटेड वोल्टेज यहां पर जनरेट होगी, तो यहां पर जो वोल्टेज इसके अंदर में करंट यहां पर फ्लो करेगा वो भी मेरे पास में 26 मिली एम्पियर के आसपास में ये फ्लो करता है। और रूम टेम्परेचर मेरे पास थर्मल जनरेटेड वोल्टेज कितनी बनती है, तो उसकी वैल्यू आपको पता है कि 26 मिली वोल्ट मेरे पास में होती है। तो यहां पर ये करंट को लेकर थोड़ा सा इसके अंदर में बात कर रहे थे। अब इसके रेजिस्टेंस को लेकर बात करें कि भाई ये डायनेमिक रेजिस्टेंस आपने बता दी, एसी रेजिस्टेंस और इनके ऊपर में तो कितनी वेरी कर रही होती है। तो अगर इनके केसेस की बात करूं तो जर्मेनियम की जो डायोड होती है मेरे पास में, जर्मेनियम की डायोड के अंदर में इस आर की वैल्यू यानी कि डायनेमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास में होती है 1 ओम होती है। और सिलिकॉन के लिए अगर बात करें तो सिलिकॉन के अंदर में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ये हो जाती है मेरे पास में 2 ओम। तो ये भी वैल्यू आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन के अंदर में जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है, दिमाग में बिल्कुल सेट करना। एक डायोड है, मान लो ये मेरे पास में डायोड है। अच्छा, बहुत से लोग मेरे से पूछ रहे थे कि कैसे आप लोग ये वीडियोस बना रहे हैं। बिल्कुल मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्त, कुछ नहीं है इसके अंदर में, सिर्फ एक OBS जो होता है हमारे पास में सॉफ्टवेयर होता है उसका यूज करते हैं। ओपन ब्रॉडकास्ट जो होता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है उसके अंदर में। दूसरा एक वैकॉम की ये नोटपैड होती है भाई, जो पेन टैब बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, इसके ऊपर में जो भी चीज़ें हम लिखते हैं वो सारी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर में यहाँ पर दिखाई देती है। बस इतना ही कुछ होता है, इसलिए बार बार आप लोगों को दिख रहा होगा कि भाई थोड़ा हमें नीचे की तरफ देखना पड़ता है। रीजन बीइंग कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है कि कैसे आप लोग स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा हो, क्योंकि इसका व्यू जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे इसके टैब के ऊपर में वो आपके स्क्रीन के ऊपर में दिखेगा। तो थोड़ा सा भी मिसमैच उसके अंदर में आ रहा होगा, धीरे धीरे चीज़ें स्मूथ होती चली जाएंगी। ठीक है ना, ये कोशिश है, कोशिश करते रहेंगे और अच्छा हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है ना, आपको मेन कंटेंट मिलना चाहिए कि कंटेंट के ऊपर में ज़्यादा आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए बात कर लेते हैं जो मेरे पास में सिलिकॉन डायोड थी और इसकी जो रेजिस्टेंस है, डायनेमिक रेजिस्टेंस है, इसको हम दूसरे फॉर्मूले को इसको किस तरह से और लिख सकते हैं। तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला मेरे साथ में पढ़ लिया कि ईटा जो मेरे पास में डायनेमिक रेजिस्टेंस है दैट इज ईटा Vt और IF। ये आप लोगों को फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना है। अगर मैं डायनेमिक कंडक्टेंस की बात करूं, क्योंकि ये हमारे पास में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में इसका यूज होगा, तो आपने अभी देखा कि मेरे पास रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू मैंने दी है ईटा Vt डिवाइडेड बाई जो मेरे पास में IF यानी कि फॉरवर्ड करंट था। क्योंकि हमें पता है कि जो मेरे पास में कंडक्टिविटी होती है, अगर मैं बात करता था जब रेजिस्टेंस की बात कर रहा था तो जो रेजिस्टेंस है, अगर सॉरी जो मेरे पास में रेजिस्टिविटी है, अगर रेजिस्टिविटी का मैं उल्टा कर दिया करता तो मुझे क्या मिलती थी, उसकी कंडक्टिविटी मिल जाया करती थी। तो ठीक उसी तरह से जब हम डायोड की बात कर रहे होते हैं तो डायोड का जो फॉरवर्ड करंट होता है, फॉरवर्ड जब हम उसको बायस कर देते हैं तो वहां पर जो रेजिस्टेंस उसकी आती है उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस।
यहां तक समझ आई चीज आपको। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, यानी कि रेजिस्टेंस है इसको 1/R कर दूं, तो यहां पर जो मेरे को टर्म मिलेगी उसको हम कंडक्टेंस के नाम से बोलेंगे। यानी कि देखो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अगर हेड है तो दूसरा उसके पास में टेल है। तो ठीक उसी तरह से जो करंट है, अगर किसी के पास में कुछ चीज रोकने की कैपेबिलिटी है तो कुछ चीज पास करने की भी तो कैपेबिलिटी है, तो वही हमारे पास में कंडक्टेंस कहलाती है। यानी कि वो डायोड अपने अंदर से कितना करंट यहां से फ्लो करेगा, यानी कि कितनी वो कंडक्टिविटी अपने पास में रखता है। जब यहां पर हम नॉन लीनियर डिवाइसेस की बात करते हैं तो देखो जो लीनियर डिवाइसेस थे उनके अंदर में हम बात करते थे कंडक्टिविटी वगैरह को लेकर। जब हम डायोड यानी कि इनके डिवाइसेस को लेकर बात करेंगे तो यही टर्म यहां पर क्या डिफाइन कर दी जाती है, इसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस के नाम से जानेंगे। और कंडक्टेंस को हम थ्रू आउट जो भी हमारे पास में रह गए उसके अंदर में जी से रिप्रेजेंट करेंगे। मेरे पास में स्टैंडर्ड नोटेशन इसके अंदर में आप लोग को यूज करना है, चाहे एफईटी हो चाहे हमारे पास में जेफेट हो, इन सब के अंदर जो मेरे पास बीजेटी हो वहां पर भी हम इसी का यूज करते हुए चलेंगे। तो इसके अंदर में 1/R कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी भाई, ये जी ग्रेविटी नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, ये यहां पर इस संदर्भ में ये एक जो कंडक्टेंस के रूप में यहां पर आप लोगों के पास में काम आएगी। इस जी की वैल्यू मेरे पास में क्या गिवन होगी, 1/R कर देंगे तो भाई मेरे पास यही फॉर्मूले का उल्टा कर दो तो IF डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये ईटा VT मेरे पास में यहां पर आप लोग इसको डिफाइन करेंगे। तो दो फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखने भाई, जो कंडक्टेंस को लेकर और मेरे पास में रेजिस्टेंस को लेकर आप लोगों से फॉर्मूले पूछे जाते हैं, इन्हीं के ऊपर में क्वेश्चंस आप लोगों को अभी देखने को मिलेंगे। आज हम बहुत ज्यादा इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, 12-13 क्वेश्चंस इसके अंदर में स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, जो भी अगर आप लोग कर लेंगे तो बहुत इजीली आप अपने एग्जाम किसी भी एग्जाम के अंदर, चाहे गेट का एग्जाम हो चाहे IAS का एग्जाम हो, इजीली उसके अंदर में आप उसके क्वेश्चंस कर ले जाओ। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके स्टैंडर्ड नोटेशंस को लेके। भाई आप लोगों ने डायोड तो समझ ली कि डायोड का जो नोटेशन होता है वो सिंपल मेरे पास में कुछ इस तरह का होता है, ये हमने इसका सिंपल नोटेशन पढ़ लिया। अगर मैं इसको फॉरवर्ड बायस कर देता हूं तो सर्किट के अंदर में कैसे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अगर आपको जानकारी हो कि जो एनालॉग सर्किट्स होते हैं, जो एनालॉग थ्योरी हमारे पास में होती है, वो अगर आपको नेटवर्क थ्योरी अच्छे से आती है ना तो उसके अंदर में पूरा एनालॉग जो है वो हमारे पास में नेटवर्क होता है। क्यों? क्योंकि जब हमें ये पता है कि अगर मैं यहां पर मैं डायोड थी उसको मैंने फॉरवर्ड बायस किया, तो इस फॉरवर्ड बायस करने के बाद में एक स्टैंडर्ड नोटेशन हम इसका कर दें। मान लो फॉरवर्ड बायस के अंदर में इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं, एक मेरे पास में क्या होगी, एक रेजिस्टेंस, और हमें ये जानकारी है कि भाई एक इसको वोल्टेज देना पड़ेगा जिसको हम बिल्ट इन वोल्टेज के नाम से जानते हैं या कट इन वोल्टेज के नाम से जानते हैं, जिसको V गामा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को यानी कि इस इक्विवेलेंट डायोड को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि इस पर्टिकुलर के अंदर में एक रेजिस्टेंस है और वो रेजिस्टेंस के साथ साथ में मुझे इतनी कट इन वोल्टेज उसको देनी पड़ेगी, तब ये मेरे पास में क्या होगी, फॉरवर्ड बायस हो जाती है। यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं इसका स्टैंडर्ड नोटेशन ये मेरे पास में रहेगा। यानी कि मुझे सर्किट को अगर ऑन करना है तो ये मेरे पास में अगर 0.7 वोल्ट का अगर कट इन वोल्टेज रखता है तो यहां पर मुझे 0.7 से बड़ी वैल्यू यानी 0.8 या उससे बड़ी वैल्यूज दूंगा, तब इसके अंदर में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, वरना तब तक क्या करेगा, उसका अपोज करेगा, उसके अंदर से करंट फ्लो होने नहीं देगा। तो ये जो अगर आप लोग को ये फॉरवर्ड नोटेशन कि भाई कैसे हम उसको सर्किट में रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगर आपको ये समझ में आता है कि भाई डायोड का हम एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ये भी कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप जो सर्किट थ्योरी है वही आप लोग इंप्लीमेंट कर पाएंगे अपनी एनालॉग में। अब जितने भी हमारे पास में रेक्टिफिकेशन को लेकर आएंगे, रेक्टिफायर आ जाओ, क्लिपर आ जाओ, क्लैंपर आ जाओ, तो वहां पे हमेशा और हमेशा हम क्या करते हैं, डायोड को रिप्लेस करते हैं उसके इक्विवेलेंट सर्किट से। और वो इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट मेरे पास में ये है। अगर मेरे पास में आइडियल डायोड होगी तो आइडियल डायोड जिसके अंदर में कट इन वोल्टेज हमारे पास में 0 होता है, तो खाली हम वहां पे क्या करेंगे, एक RF यहां पर रिप्रेजेंट कर देते हैं जो उसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, चलिए अब अगर बात करें दूसरा मेरे पास में रेजिस्टेंस को लेकर कि आप लोग इसके डायोड जो है उसको रिवर्स बायस कर दोगे, तो रिवर्स बायस में हमें बिल्कुल जानकारी है कि रिवर्स बायस के अंदर में कोई भी करंट इसके अंदर से फ्लो नहीं करता है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, यानी कि आप ये कह सकते हो कि उसके अंदर में बहुत हाई होगा एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कि किसकी टर्म में होगा, ये 1 मेगा ओम, यानी कि इस टर्म में होगा, तो इसके अंदर से कोई भी करंट यहां से फ्लो नहीं करेगा। तो रिवर्स बायस के अंदर में हम सिंपली वहां पर किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक सिंगल डायोड यूज कर देंगे। और जब भी हमारे पास में फॉरवर्ड बायस का कोई केस आएगा तो उसके अंदर में हम यूज कर लेते हैं एक रेजिस्टेंस और एक जो कट इन वोल्टेज का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर में हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं आइडियल डायोड। देखिए यहां तक मैं बात कर रहा था जो हमारे पास में जनरल डायोड होते हैं, कई बार क्वेश्चन जो होते हैं आपके IAS लेवल पर पूछे जाते हैं इस तरह के कि आइडियल डायोड से लेकर वहां पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से बनेगी, VI कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनेगी, IV कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनेगी। देखो कंफ्यूज करने के लिए ना बहुत सारे ग्राफ आप लोगों को दे देगा और वहां पे पहचानने के लिए आप लोग को बोलता है, तो आप लोग को ये भी एक चीज समझ में आनी चाहिए कि कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए तो पहले मैं बात कर लेता हूं आप लोगों से आइडियल डायोड को लेके। तो आइडियल डायोड मेरे पास में क्या रहेगी, इसको परफेक्टली अगर मैं सिंबल की बात करूं तो सिंबल मेरे पास में कुछ इस तरह से होता है, ये इसका सिंबल हो गया। और इसकी जो भी खूबसूरती होती है कि
फॉरवर्ड के अंदर में ये जीरो रेजिस्टेंस शो करता है, और दूसरा ये मेरे पास में जो रिवर्स होता है उसके अंदर में ये इन्फिनिटी रेजिस्टेंस शो करता है। और अगर मैं तीसरे की बात करूं कि भाई इसका जो कट इन वोल्टेज होगा, क्योंकि हमारे पास में तीन चीज होती है, कट इन वोल्टेज इसका क्या होगा, जीरो होगा। तो इन्हीं के ऊपर में हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक जो इक्वेशन जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक होती है उनको हम डिफाइन करते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा आप लोगों से कि इसके वी आई कैरेक्टरिस्टिक को लेकर। तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि मेरे पास में वी कहाँ होगा, ये मेरे पास में एक्स एक्सिस पर होगा, और आई मेरे पास में कहाँ होगा, ये मेरे पास में आई एफ रहने वाला है, यानी कि फॉरवर्ड करंट रहने वाला है। अब जब आइडियल है तो आइडियल के अंदर में कट इन वोल्टेज कितना है भाई, वो तो मेरे पास में जीरो है, यानी कि जैसे ही मैंने उसके अंदर में करंट लगाया, सॉरी इसके अक्रॉस मैंने वोल्टेज यहां पर लगाई, तो तुरंत करंट फ्लो करेगा। और करंट कितना फ्लो करेगा, क्योंकि फॉरवर्ड के अंदर में जीरो रेजिस्टेंस है, यानी कि सर्किट के अंदर में एकदम हाइक आएगा, एकदम स्पाइक मारेगा करंट, और बहुत ज्यादा उसके अंदर में करंट फ्लो कर जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस कंडीशन के अंदर में जब हम आइडियल डायोड की बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर में क्या कहलाता है, ये एक तरह का शॉर्ट सर्किट कहलाता है। शॉर्ट सर्किट इसको हम बोल सकते हैं कि जो मेरे पास में इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होगा वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा एक डायोड, कब, जब हम उसके आइडियल की बात कर रहे होते हैं। उसी तरह से अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि जब मैं इसको रिवर्स बायस करूं, तो रिवर्स बायस का मतलब है कि मैं उसको नेगेटिव वोल्टेज दे रहा हूं। भाई ये तो है ना, पी को जो नेगेटिव से जोड़ दो और एन को जो है वो पॉजिटिव से जोड़ दो, तो मेरे पास में रिवर्स बायस होगी। तो उस केस के अंदर में इसके अंदर से करंट कितना फ्लो करेगा, जीरो करेगा, क्योंकि यहां पर आप लोगों को अभी बताया कि रिवर्स बायस के अंदर में इसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगी, और क्योंकि रेजिस्टेंस मेरे पास में इन्फिनिटी हो गया तो कोई भी करंट इसके अंदर से फ्लो नहीं करेगा। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट के कारण में भी यहां पर नहीं होगा, क्योंकि हमने आइडियल मान लिया। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट भी यहां पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, जिसको आप लोगों ने आई नोट के नाम से जाना था। तो आई नोट मेरे पास में जीरो, यानी कि जो रिवर्स करंट भी रहेगा वो यहां पर क्या रहने वाला है, जीरो, आप लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास में कोई आइडियल डायोड जो है वो रिवर्स बायस होती है, तो वो किस तरह से बिहेव करती है, वो हमारे पास में बिहेव करती है ओपन सर्किट के रूप में, यहां पर वो काम कर रही होती है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो दो आपको इक्विवेलेंट सर्किट बिल्कुल रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे कि जब भी मेरे पास में फॉरवर्ड बायस किया जाएगा किसी भी आइडियल डायोड को, तो बिल्कुल एक सिंपल सीधा लाइन आप लोग खींच देंगे, तो इसका मतलब है कि वो शॉर्ट सर्किट हो गया। और जब भी आप लोगों से रिवर्स बायस को लेकर बात करी जाए, तो रिवर्स बायस के अंदर में ये एज ए स्विच काम करता है, ये मेरे पास में स्विच की तरह ये काम करेगा। यानी कि जब आप ये भी बोल सकते हैं कि वो ओपन सर्किट हो गया, या फिर स्विच की तरह आप लोग उसको ओपन स्विच को भी यूज करके उसका रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों पर बात करेंगे जो कि आप लोगों ने कैपेसिटेंस के रूप में समझा होगा। देखिए कैपेसिटेंस जो है ना, बिल्कुल आपके डायोड की एक नींव है, और जब ये नींव आप लोग की रखी जाएगी ना, उसके बाद में बीजेटी के ऊपर में चलेंगे, और बीजेटी के ऊपर में पहुंचने के बाद में फिर हम ये डिफाइन करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा जब आप लोग कॉलेज के अंदर में थे तो आपने देखा था कि वहां पर एक पाई मॉडल हुआ करते थे, एच मॉडल हुआ करते थे, वहां पे कैपेसिटेंस हुआ करती थी, जिनको हम नेग्लेक्ट भी करते थे और कैपेसिटेंस को इफेक्ट को पढ़ते भी थे वहां पर। तो ये आपको समझ में आनी चाहिए कि आखिर ये जो कैपेसिटेंस है वो आ कहां से रही है। एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैं आप लोग को यहां पर डिफाइन कर देता हूं, आप लोग बीजेटी को थोड़ा सा यहां पर इंट्रोडक्ट कर देता हूं मैं। ठीक है, चलो यहां पर अभी मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं आप लोगों के लिए थोड़ा सा। देखो इसके अंदर में मैंने क्या किया है कि मेरे पास में एक जो पी एन जंक्शन बनेंगे, तो जब हम ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे तो वहां पर तीन चीजें होंगी। एक मेरे पास में पी होगा, बीच में मेरे पास में सैंडविच कर रखा होगा एन को, और यहाँ पर पी, और दूसरा केस होता है एन पी एन। इस तरह से हमारे पास में बन रहे होते हैं। अब आप लोग खुद यहाँ पर समझेंगे कि दो तरह के जंक्शन बने, एक तो मेरे पास में ये बन गया पी एन जंक्शन बन गया, और दूसरा जो जंक्शन बना है वो मेरे पास में यहाँ पर एन पी का जंक्शन बन गया, यानी कि दो जंक्शन बने। अब जंक्शन बनने से यहाँ पर होता क्या है, तो आप लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करना दोस्त, कि ये मेरे पास में एक पी एन बना, जिसके अंदर में आप लोगों ने समझा था कि मेरे पास में यहां पर आयन जो होते हैं, जब पी की इधर है और एन मेरे पास में यहां पे है, तो यहां पर मेरे पास में डोनर आयन रह जाते हैं, ये मेरे पास में डोनर आयन रह गए, यहां पर मेरे पास में पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। अब क्योंकि यहां पर चार्ज आ गया, और चार्ज आने से एक बड़ी खूबसूरत चीज डेवलप होती है। आप लोगों ने कैपेसिटेंस को पढ़ा था, तो एक साइड ये पॉजिटिव प्लेट आ जाए और एक साइड नेगेटिव आ जाए, तो आप लोग बोलते थे यहां पर एक कैपेसिटेंस डेवलप हो जाता है, यानी कि वहां पर एक चार्ज स्टोरेज करने की कैपेबिलिटी उसके पास में आ जाती है। कैपेसिटेंस का मतलब ये होता है ना कि कितना चार्ज वहां पर हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे आप लोगों पंखे देखा होगा, फैन के अंदर में कैपेसिटर लगा होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर में देखेंगे तो वहां पर चार्ज रखा होता है। वो फैन के अंदर में एक बार कोशिश
करना आप लोग उस कैपेसिटर को हटाना। जो इलेक्ट्रिकल से हैं वो बहुत अच्छे से इसको समझ भी पा रहे होंगे कि जब भी आप लोग इस फैन के अंदर से इस कैपेसिटर को हटा दोगे तो पंखा जो है वो इनिशियली बहुत धीरे 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 फिर वो स्पीड पकड़ेगा। अब कैपेसिटर का काम क्या होता है, कैपेसिटर क्या करता है, जब आप लोग उसको फुली सप्लाइड था, जब वो चल रहा था और लाइट चली गई तो उसके अंदर में चार्ज स्टोरेज रह जाता है, और चार्ज स्टोरेज रह गया। अब जैसे ही लाइट दोबारा से आपने स्विच ऑन किया तो तुरंत उसके पास में चार्ज था, एकदम बूम के साथ में उसके ऊपर चार्ज देगा पंखे को, जिसके कारण में क्या होगा, वो उसका रोटर बहुत तेजी के साथ में घूमना शुरू कर जाएगा, यानी इनिशियली उसको एक मोमेंटम प्रोवाइड कर देता है। तो कैपेसिटेंस का काम ही होता है कि जो चार्ज है उसको स्टोर करके रखना। और चार्ज के पास में क्या होती है भाई, कुछ ना कुछ टाइप की एनर्जी होती है, उसके पास में वर्क डन की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है ना। वोल्टेज तो यही होता है ना, जो हमारे पास में दो इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर यूज करोगे आप कैपेसिटर के अंदर में, जो अलग अलग प्लेट इसके अंदर में यूज करोगे तो चार्ज स्टोर है, यानी कि यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप हो गया। और पोटेंशियल ही मेरे पास में क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि मुझे एक यूनिट चार्ज को लेकर कितना काम उस पर करना पड़ेगा, बस सिंपल सी चीज़ थी। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर जो था इसके अंदर में क्या हुआ, इस पीएन जंक्शन के ऊपर में क्या हुआ, यहाँ पर चार्जेस थे, और चार्जेस होने से यहाँ पर क्या डेवलप हो जाता है, यहाँ पर एक कैपेसिटेंस डेवलप हो जाता है, क्योंकि ये जंक्शन के ऊपर में हो रहा है। किसके कारण में, जब हमने किसी के साथ में इसको बायस नहीं किया, किसी के ऊपर इसकी वोल्टेज हमने अभी तक नहीं लगाई है, ये जर्नल इसका रिप्रेजेंटेशन है। जब हम इसको जंक्शन की बात करें, केवल हमने ओपन सर्किट इसको रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो इसके पास वोल्टेज जनरेट, इसका जो कैपेसिटेंस जनरेट होगा उसको हम बोलते हैं CJ, यानी कि जंक्शन कैपेसिटेंस के नाम से आप उसको जानते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू कैसे देते हैं, इसकी वैल्यू हम आप लोग इसको डिफाइन करते हैं CJ के नाम से। CJ इसको डिफाइन करेंगे एप्सन नॉट, जो इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू आप लोग याद रखेंगे, एप्सन जो होता है इसकी एप्सन नॉट जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू आप लोग को जानकारी है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 होती है, और एप्सन नॉट R, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप लोग इसके अंदर में यूज करते हैं, ये आपको क्वेश्चंस के अंदर में गिवन होता है। एप्सन नॉट की वैल्यू आप लोग याद रखेंगे, एप्सन एंड R आपको पर्टिकुलर मटेरियल के लिए गिवन होगा, जो भी मटेरियल यहाँ पर यूज कर रहा होगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो भी यूज कर रहा होगा इसके अंदर में। एप्सन नॉट ए मेरे पास में क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, और नीचे क्या यूज करना है, मेरे को विड्थ यूज करनी है। विड्थ क्या है, जो इसकी जो मेरे पास में डिप्लीशन विड्थ बनी है, या फिर जो डिप्लीशन लेयर बनी है, इसने कितने पी के टाइप में, पी साइड में ये इंट्रोड्यूस हुआ है, कितना एन साइड में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इस टोटल लेंथ को मैं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ। पहली क्लास के अंदर में आप लोगों ने अच्छे से समझा था। तो ये यहाँ पर आप लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये मेरे पास में क्या कहलाएगा, इसका कैपेसिटेंस कहलाता है, जो कि जंक्शन पे डेवलप हुआ है, इसलिए हम इसको जंक्शन कैपेसिटेंस के नाम से जानते हैं। अब देखो इसके अंदर में क्वेश्चन से बनेंगे, आप लोगों से पूछा जाता है। अब अच्छा, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या, जो मेरे पास में ए है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कहाँ से आ गया, कोई समझने की कोशिश करेगा इसको। चलिए बात करता हूँ मैं। अगर मान लो ये कुछ इस तरह से लिटरली आप लोगों के सामने रखी हुई है, अब मैं इसको इस एरिया से देखने की कोशिश करता हूं, जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहां से देखने की कोशिश करूंगा तो मेरे को कुछ ऐसा दिख रहा होगा भाई ये, और ये पीछे क्या रही होगी, ये पूरा जो पीछे का हिस्सा है ये मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो एरिया, यानी कि यहां पर जो जिसको मैंने यहां पर डार्क किया है, ये जो एरिया है ये क्या कहलाता है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है ना। किसी पेन को देखने का नजरिए दो है, आप लोग ये देख पा रहे हैं, तो आपको इसका लिटरल वर्जन दिख रहा है। अब मैं इसको ऐसे घुमा के दिखा दूं तो आपको ये जो एरिया दिख रहा है ना इसका, ये इसका क्या कहलाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है। तो ये क्या हो सकता है, ये बड़ा भी हो सकता है, और बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो ये एरिया जो है ये उसी को डिफाइन करता है, जो ए यहाँ पर रिप्रेजेंट किया उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को यहाँ पर डिफाइन करता है। और डब्ल्यू मेरे पास में क्या है, इस पेन के अंदर में ये कितनी विड्थ तक जो है, इस पर्टिकुलर के अंदर में कितनी विड्थ तक ये इतना इंट्रोड्यूस हुआ है, ये डिप्लेशन लेयर कितनी चौड़ी यहाँ पर बनी हुई है, तो इसको बोलेंगे कैपेसिटेंस, जो जंक्शन पर डेवलप हुआ। इसी के बेसिस पे आप लोगों से पूछा जाता है कि ये बताओ कि जो जंक्शन कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है। तो ये डायरेक्टली डिपेंड कर रही होती है मेरे पास में किस जो एरिया है उसके ऊपर में। भाई जो जितना हमारे पास में प्लेट का एरिया ज़्यादा होगा उतना चार्ज वहाँ पर ज़्यादा डेवलप होगा ना, और ज़्यादा चार्ज वहाँ पर होगा तो मतलब उसके पास में चार्ज को स्टोरेज करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कि वहाँ पर चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है, तो उसका कैपेसिटेंस भी मेरे पास में ज़्यादा रहने वाला है। फिर हमारे पास में किस पे डिपेंड कर रही होती है, तो यहाँ पर ये डिपेंड कर रही होती है CG मेरे पास में 1/ω पे, सॉरी W पे डिपेंड कर रही है, यानी कि जितनी विड्थ में अगर इंक्रीज करूँगा, जितनी विड्थ में इंक्रीज करूंगा तो वहां पर चार्ज स्टोरेज की जो कैपेबिलिटी है, यानी कि कैपेसिटेंस जो उसको डिक्रीज हो जाती है। कैसे होती है, देखो यहाँ पर विड्थ थी, पहले इनके बीच में क्या था कि इंटरेक्शन फोर्स लग रहा था, जब बिल्कुल पास पास है तो यहाँ पर एक बहुत हैवी इंटरेक्शन फोर्स लग रहा है। जब आप इनको दूर कर देंगे तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है भाई, कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं कि भाई जो कैपेसिटेंस यानी कि जो फोर्स लगती है दैट विल बी इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R², इसी की इक्वल होती है। अब ये मेरे पास में R को आप लोग इंक्रीज कर रहे हैं, R इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स उनके बीच में क्या होगी, कम हो जाएगी, और कम होने से वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी कम होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ओवरऑल किस पे डिपेंड कर रहा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में डिपेंड कर रहा होता है फोर्स जो आएगी हमारे पास में, फोर्स पर यूनिट चार्ज,
इसी पर डिपेंड कर रहा है। तो आप लोग देखेंगे कि जो फोर्स मेरे पास में डिक्रीज हो रही होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर डिक्रीज हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा तो वो कहीं ना कहीं उसके कैपेसिटेंस को भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, उसका दूसरा फॉर्मूला हम देखेंगे। तो कैपेसिटेंस इसका डिक्रीज होगा, तो यहां पर आप लोग कह सकते हैं कि अगर मैंने विड्थ को इंक्रीज कर दिया तो विड्थ इंक्रीज करने से वहां पर होता क्या है, उसके कैपेसिटेंस में डिक्रीमेंट हो जाता है, यानी कि उसकी कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाती है। चलिए अब इसी के बेसिस पे हम बात करते हैं कि जो मेरे पास में ये पूछा जाता है क्वेश्चन आप लोगों से कि ये बताओ आप लोग कि यहाँ पर जो कैपेसिटर तो है उसके अंदर में तो मेरे पास जो उसकी प्लेट्स थी वो उसके कैपेसिटर की प्लेट्स के रूप में काम करते थे, यहाँ पर डायोड के अंदर में कौन काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोग समझ पाए होंगे कि यहाँ पर जो मेरे पास में डिप्लेशन विड्थ बनी है, ये जो डिप्लेशन लेयर बनी है ना, ये यहाँ पर एज ए लेयर काम कर रही होती है, जो हमारे पास में जो प्लेट्स होती है ना कैपेसिटर की, उनके रूप में यहाँ पर ये काम कर रही होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कैपेसिटेंस को लेके। तो दो तरह के कैपेसिटेंस यहाँ पर डिफाइन किए जाते हैं, जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस दो तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। पहला मेरे पास में कौन सा होता है, इसको हम बोलते हैं जंक्शन, जो मेरे पास होता है, सॉरी जंक्शन तो हमने इसको कॉमन टर्म दे दिया, ये होता है मेरे पास में ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होता है। और दूसरा मेरे पास में जो होता है इसको हम नाम से जानते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटेंस के नाम से जानते हैं। अब एक एक करके देख लेते हैं कि ट्रांजिशन कैपेसिटेंस कब आता है और मेरे पास में डिफ्यूजन जो आता है वो कब यहाँ पर डेवलप होता है। तो जब भी हम रिवर्स बायस करते हैं, बस इतनी छोटी सी चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है और ज्यादा इसके अंदर में डेप्थ में नहीं जाना है। जब भी हम किसी भी डिवाइस को रिवर्स बायस करते हैं, यानी कि डायोड जो है मेरे पास में वो रिवर्स बायस हो जाएगी, तो वहां पर जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है, सॉरी जो कैपेसिटेंस डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं रिवर्स बायस कैपेसिटेंस के नाम से या फिर ट्रांजिशन कैपेसिटेंस के नाम से जानते हैं। फिर दूसरा मेरे पास में आता है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस कब डेवलपमेंट होगा, तो भाई आप लोग समझ पा रहे होंगे कि भाई यहां पर तो ये रिवर्स बायस के अंदर में डेवलप हो गया, तो जब भी हमारे पास में जो डायोड है उसको हमें फॉरवर्ड बायस कर देते हैं तो वहां पर जो कैपेसिटेंस डेवलप होता है उसको हम क्या जानते हैं, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस के नाम से हम जानते हैं। अब देखो इसके अंदर में जो फॉर्मूलाज हैं उनको आप देख लेंगे। तो यहां पर जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CT से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी वैल्यू जो होती है वो मेरे पास में जो जंक्शन कैपेसिटेंस होता है उसी के इक्वल होती है। ये जो जंक्शन कैपेसिटेंस बना एप्सन ए डिवाइडेड बाई ओमेगा, बस इसके डायरेक्टली ये इक्वल रहने वाली है। ठीक है, चलिए और कैपेसिटेंस, ये ट्रांजिशन कैपेसिटेंस भी कहाँ पर यूज होगा, जब हम हमारे पास में बीजेटी वगैरह पढ़ेंगे तो एक सेक्शन उसके अंदर में क्या रहता है, जब बीजेटी की थोड़ी सी मैं फिर दोबारा बता दूं आपको कि एक सेक्शन, ये तो मेरे पास में पी एन जंक्शन यानी कि एमीटर और बेस मेरे पास में फॉरवर्ड किया जाता है जब फॉरवर्ड बायस की हम बात कर रहे थे कॉमन बेस के अंदर में। और ये जो जंक्शन है कौन कौन सा, बेस और मेरे पास जो कलेक्टर है, इनको हम रिवर्स बायस करते हैं। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस डेवलप होगा ना इस पर्टिकुलर एरिया में, तो आप लोग अब यहाँ पे समझ गए होंगे कि यहाँ पर कौन सा रेजिस्टेंस मेरे पास में डेवलप हो जाएगा भाई। यहाँ पर क्योंकि ये सेक्शन कौन सा, बेस का और मेरे पास में कलेक्टर का, ये दोनों रिवर्स बायस रहेंगे, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आएगा जिसको आप CT के नाम से जानेंगे, जो हम पाई मॉडल और दूसरे जो हाइब्रिड मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पर इन रेजिस्टेंस को लेकर देखेंगे एनालॉग सर्किट्स के अंदर में। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये फॉरवर्ड बायस हो गया, तो यहाँ पर कौन सा रेजिस्टेंस कौन सा कैपेसिटेंस यहाँ पर रोल में आएगा, तो यहाँ पर आप लोग समझ पाए होंगे कि यहाँ पर मेरे पास में डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है वो अपना रोल यहाँ पर अदा करने वाला है। फॉर्मूला आप लोग को ये याद करना है, एप्सन ए डिवाइडेड बाई ओमेगा, किसके केस के अंदर में, जो रिवर्स बायस होगा इसके अंदर में। अच्छा, आप लोगों से अब ये पूछ लिया जाए कि आप मेरे को ये बताओ कि भाई ये जो कैपेसिटेंस है, देखो छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, ट्रांजिशन इस अगले पेज में समझाता हूँ मैं, और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस को और थोड़ी डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो आपने कहा, बहुत अच्छे से समझना इस पॉइंट को, आपने कहा कि जो मेरे पास में ट्रांजिशन कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, वो मेरे पास में डिपेंड कर रहा है एप्सन ए पे मेरे पास में डिपेंड कर रहा है, और CT वो मेरे पास में डिपेंड कर रहा है किस पे, इनवर्सली वो मेरे पास में विड्थ पे डिपेंड कर रहा है। चलो भाई, अब डोपिंग का इसके ऊपर में क्या इफेक्ट होगा, डायरेक्टली तो मेरे को फॉर्मूले के अंदर में नहीं गिवन है, लेकिन मेरे को ये जानकारी जरूर है कि भाई मेरे पास जो डोपिंग होती है वो किसको इफेक्ट करती है। तो डोपिंग का आप लोगों ने देखा था कि विड्थ जो होती है, जो इसकी विड्थ होती है वो कहीं ना कहीं 1/, डोपिंग से डिपेंड कर रही होती है। आया कुछ याद, 1/√, डोपिंग पे डिपेंड कर रही होती है। तो ये जब डोपिंग के अंदर में ये 1/W है, तो CT अगर आप लोग यहां पर फाइंड करेंगे तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, डोपिंग के। बस इतनी सी कहानी आप लोगों को समझानी थी। अब आप लोगों से कैसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई ट्रांजिशन जो है, जो मेरे पास में कैपेसिटेंस होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, भाई सिंपल सी बात है, कॉमन वर्ड्स में भी आप लोग बोल सकते हैं कि भाई जितना यहाँ पर चार्ज ज़्यादा डेवलप होगा यानी कि उतनी ज़्यादा हमने डोपिंग करी होगी, यहाँ पर जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर डिप्लेशन विड्थ जो बढ़ती जाएगी, जितनी हमारे पास में डिप्लेशन विड्थ होगी,
तो यहाँ पर जितना भी चार्ज डेवलप होगा, वो चार्ज डेवलप हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो बेसिकली उसकी डोपिंग के ऊपर में डिपेंड कर रहा है। तो डोपिंग हमने बढ़ा दी तो उसकी जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस यानी कि रिवर्स बायस के अंदर में जो कैपेसिटेंस डेवलप होगा वो इंक्रीज हो जाता है। और जो दूसरी बात आप लोगों से बात करी थी कि जो दूसरा ये किस पे डिपेंड करता है, विड्थ, और किस पे डिपेंड कर रही होती है, विड्थ इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वीजे के ऊपर में। भाई जो हमने जंक्शन के ऊपर में, ये मान लो मेरे पास में डायोड थी और इस डायोड के ऊपर में आपने यहाँ वोल्टेज जो अप्लाई किया था, वीजे जो अप्लाई किया था, या जो जंक्शन वोल्टेज इसके ऊपर में डेवलप हुई थी, तो वो किस पे डिपेंड कर रही होती है, मेरे पास में विड्थ पे डिपेंड कर रही होती है। यानी कि विड्थ जो है वो बेसिकली जंक्शन पे हमने कितना वोल्टेज लगाया है उसके ऊपर में डिपेंड कर रही है, यानी कितनी बड़ी होगी या कितनी जो छोटी होगी। क्योंकि फॉरवर्ड बायस कर दिया तो हमने कम हो जाएगी, और रिवर्स बायस कर दिया तो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं वो मेरे पास में वीजे के ऊपर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनली जो उसके ऊपर में डिपेंड कर रही होती है। तो अब ये बताओ भाई मेरे कि V जो है, सॉरी ये W जो है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रहा है किसके, VJ के ऊपर में। और VJ की वैल्यू क्या होती है, VJ आप लोगों ने कहा था कि अगर मेरे पास में ये डायोड है, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, VJ मेरे पास में डायोड है और आपने यहाँ पर VBR लगा दिया, इसको उल्टा कर देते हैं, VBR यानी कि उल्टा लगा रहा हूँ, रिवर्स बायस, VBR आप लोगों ने लगा दिया, तो इसके पास में जंक्शन कितना डेवलप हो जाएगा, यानी कि V कट इन प्लस VBR, ये दोनों वैल्यू होती हैं इसके जंक्शन के ऊपर में, जिसको आप जंक्शन वोल्टेज के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो वोल्टेज आप लोगों को मिलेगी, यानी कि विड्थ जो है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर में, VBR प्लस में ये रिवर्स बायस वोल्टेज है, और V जो मेरे पास में कट इन वोल्टेज आप लोगों ने लगाई, यानी कि बिल्ट इन वोल्टेज या फिर कट इन वोल्टेज आप लोगों ने यहाँ पर जो लगाई हुई है। तो अब ये पहले केस तो ये समझा दिया मैंने कि डोपिंग पे कैसे डिपेंड कर रहा है। दूसरी चीज अभी आप लोगों को जो समझा रहा हूँ वो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि विड्थ जो है वो डिपेंड कर रही है हमारे पास में वोल्टेज के ऊपर में, कैसे आप लोगों ने वोल्टेज उसके ऊपर में लगाया है। तो कहीं ना कहीं आप लोग ये देखेंगे कि जो यहाँ पर CT आने वाला है, यानी कि ट्रांजिशन वाला जो आने वाला है, वो डिपेंड करेगा 1 रिवर्स बायस वोल्टेज के ऊपर में। जो कैपेसिटेंस यहाँ पर आप लोगों के पास डेवलप हुआ वो 1 रिवर्स बायस वोल्टेज आप लोगों ने कितना दिया है उसके ऊपर में डिपेंड कर रहा है। यानी कि ये वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो ये जो CT है वो मेरे पास में क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। बस छोटा सा फॉर्मूला था, लेकिन उसको समझने के तरीके अलग अलग थे, और उन्हीं के ऊपर में छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि पहली चीज मैंने आपको कैपेसिटेंस बताया, कैपेसिटेंस के अंदर में दो तरह के कैपेसिटेंस मैंने बताए, एक बताया मैंने आपको ट्रांजिशन कैपेसिटेंस और दूसरा मैंने बताया डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस वो कैपेसिटेंस होते हैं जिसके अंदर में हम रिवर्स बायस करते हैं तो वहां पर जो कैपेसिटेंस डेवलप हो जाता है, और वो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा होता है, पहली चीज तो वो डोपिंग के ऊपर में डिपेंड करेगा। ये फॉर्मूला तो सबको याद होता है कि A डिवाइडेड बाई ओमेगा, बस इतना तो सबको याद है। उसके अंदर से कैसे हम एनालिसिस करेंगे आगे चीजों का, तो डोपिंग के ऊपर में डिपेंड कर रहा है, कैसे डिपेंड कर रहा है, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रहा है उसके रूट के। दूसरा वो किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, वो डिपेंड कर रहा है कि आपने वोल्टेज कितना लगाया उसके जंक्शन के अक्रॉस, यानी कि वहां पर वोल्टेज कितना आप लोगों ने इंसर्ट किया है, ये उसके ऊपर में डिपेंड कर रहा होता है। बस इतनी सी कहानी थी आपको ट्रांजिशन कैपेसिटेंस को लेकर। फॉर्मुलाज वगैरह यूज करेंगे। अब आप लोग ये बताओ मेरे को कि मैं जब सर्किट इसके अंदर में यूज कर रहा हूं, जब भी आप लोग जो ट्रांजिस्टर यूज करेंगे तो ट्रांजिस्टर के अंदर में हमें करना क्या होता है, यहां पर मुझे ये करना होता है कि ये जो जंक्शन है इसके अंदर में, ये वाला जंक्शन है, ये बेस और ये मेरे पास में कलेक्टर, यहां पर मुझे वोल्टेज जो जनरेट हो, सॉरी इसका जो कैपेसिटेंस जनरेट होगा, यानी कि जो CT जनरेट होगा वो कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये रिवर्स बायस है भाई। तो हमें जब भी एक आइडियल करना है या परफॉर्मेंस हमें बढ़ानी है या फिर हमारे पास में स्विचिंग बहुत जल्दी करनी होती है, तो ये जो कैपेसिटेंस है यानी कि इसके अंदर में हाई फ्रिक्वेंसी जब हम इसके अंदर में लगाएंगे, जब साइनोसॉइडल सिग्नल इसके अंदर में लगाएंगे, एनालॉग हमारे पास में होता क्या है, वो साइनोसॉइडल का जो एक्सप्लेन है या किस तरह से हम उसको मॉडल को पढ़ाई करते हैं, कैसे हमारा जो सिग्नल के प्रति हमारी जो डायोड है या फिर BJT है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, वो हमारे पास में AC एनालिसिस होते हैं। ठीक है, BJT के ऊपर में वो पढ़ते हैं। तो ये जो CT है इसकी वैल्यू हमारे पास में कम से कम होनी चाहिए ताकि हम इजीली उसके ऊपर में वर्क करवा सके हाई फ्रिक्वेंसीज के अंदर में। ओके, तो बेटर परफॉर्मेंस के लिए अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि BJT के लिए क्या होती है और डायोड्स के लिए क्या वैल्यू होती है, तो टिपिकल वैल्यूज आप लोग को मैं बता देता हूं कि डायोड के अंदर में जब CT की बात करते हैं तो डायोड के अंदर में इसकी वैल्यू होती है 5 पिकोफेरेड होती है। और जब हमारे ये किसकी होती है, डायोड की होती है भाई। और अगर आप लोगों से BJT के बारे में बात कर दी जाए तो BJT की वैल्यू होती है BJT के अंदर में होती है कम होती है, इसके अंदर में होती है 3 पिकोफेरेड। ये किसके लिए होती है, ये हमारे पास में BJT को लेकर होते हैं। तो दो वैल्यू आप लोग को याद रखनी है, एक पिकोफेरेड 5 जो कि डायोड के लिए, और BJT के लिए वो 3 पिकोफेरेड आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में जो भी क्या हम इस ट्रांजिस्टर जो हमने बात करी कि ट्रांजिशन जो वोल्टेज आ रही है मेरे पास में, इसका हम यूज कर सकते हैं। हमेशा तो आप लोगों ने कह दिया कि भाई ये मेरे पास में जो हमारा सिग्नल AC सिग्नल एनालिसिस होगा उसको ये क्या करेगी, इफेक्ट करेगी।
क्या इसका कोई यूज़ भी है? बिल्कुल यूज़ है भाई। जब मैं आपको वैरेक्टर डायोड पढ़ाऊंगा ना, तो वैरेक्टर डायोड में इसी कैपेसिटेंस का ही यूज़ है, यहीं से हम उसका यूज़ करते हुए वैरेक्टर डायोड को वहाँ पर डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो अगर वोल्टेज आप लोगों को समझ में आ गई कि जो सिटी वोल्टेज है वो किस पर डिपेंड कर रही होती है, वो मेरे पास में इन्वर्सली प्रोपोर्शनली वी से डिपेंड कर रही होती है। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी है कि v-1, यानी कि आप लोग उसे यहाँ पर v के पावर n यहाँ पर आप लगाएंगे तो आप लोग समझ पाए होंगे कि वो जो आप लोगों ने उसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई किया है, रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई किया है, उसी के ऊपर में डिपेंड कर रही थी। ठीक है, अब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एक जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप लोगों ने अभी मेरे साथ में पढ़ा है कि जो कैपेसिटेंस होता है दैट इज विल बी इक्वल टू एप्सन ए डिवाइडेड बाई ओमेगा W। तो ये मेरे पास में था। इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे जब हमने फॉरवर्ड बायस कर दिया, तो फॉरवर्ड बायस के अंदर में भी आप लोग देखेंगे कि जो वैल्यू है, यानी कि जो कैपेसिटेंस है, उसकी वैल्यू भी वहाँ पर सेम रहेगी और इसको रिप्रेजेंट करने का CD होगा, एंड दैट विल बी गिवन एज एप्सन ए डिवाइडेड बाई ओमेगा W। बस इतना सा ही आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। और डिफ्यूजन जो मेरे पास में कैपेसिटेंस डेवलप होता है वो कब होता है? जब आप किसी भी डायोड को क्या कर देते हैं, फॉरवर्ड बायस कर देते हैं, तो वहाँ पर जो कैपेसिटेंस डेवलप होता है उसका आप बोलेंगे कि वहाँ पर डिफ्यूजन कैपेसिटेंस डेवलप हो गया। ठीक है, और अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि इसके अंदर में CD और CV के अंदर में, CD और CT के अंदर में किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो ये एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, इसके अंदर में पूछ लिया जाता है। तो फॉरवर्ड बायस के अंदर में करंट जो होता है वो जो CD की वैल्यू होती है, यानी कि जो डिफ्यूजन है मेरे पास में CD, दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन CT। डिफ्यूजन के अंदर में जो वैल्यू आएगी तो वो हमेशा मेरे पास में ग्रेटर देन होती है एज कम्पेयर टू ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होती है। ठीक है, नॉर्मल इसकी वैल्यू जो मेरे पास में होती है CD की, डिफ्यूजन के अंदर में ये 100 पिकोफैराड के रेंज में मेरे पास में डेवलप हो जाती है जब हम सर्किट जो मेरे पास में डायोड है उसको फॉरवर्ड बायस यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, दूसरी बात करें कि हमारी जो CD जो है वो हाई फ्रिक्वेंसीज के अंदर में क्या होती है, डायोड के अंदर में जो यूज़ करते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होती है, बहुत कम अमाउंट में हम उसको यूज़ करते हैं। ज़्यादातर वहाँ पर इफेक्ट कौन करता है, जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होती है वहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट करेगी, उनके बारे में हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, अब छोटी सी एक चीज़ और मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों से, जो कैपेसिटेंस, फिर उसके बाद में न्यूमेरिकल्स के ऊपर में आऊँगा मैं। तो CD जो है उसको एक दूसरे तरीके से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, CD दैट विल बी इक्वल टू टाउ जी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। टाउ मेरे पास में क्या होता है, जो कैरियर लाइफ टाइम होता है, यानी कि कैरियर लाइफ टाइम का मतलब है कि जो आप लोगों ने थर्मल जनरेटेड किया, जो इलेक्ट्रॉन ऊपर की फ्री बैंड के अंदर में गया, वापसी तो आएगा अगर उसके पास में, क्योंकि वो अपनी स्टेबल स्टेट में आना जाता है, तो कितनी देर के बाद में वो वापसी लौट कर अपने उस पर्टिकुलर होल के पास में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो उसका क्या कहलाता है, लाइफ टाइम कहलाता है, कब वो वापसी लौट के आएगा। और जी मेरे पास में क्या कहलाती है, आप लोगों ने कंडक्टेंस के नाम से समझा था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को समझाया। तो इस कंडक्शन डायनेमिक कंडक्टेंस से आएगी, क्योंकि हम जब सिग्नल उसके ऊपर में लगा देते हैं तो वहाँ पर जो जनरेट होगी उसको डायनेमिक कंडक्टेंस के नाम से जाएंगे। ये पूरा AC एनालिसिस के ऊपर हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि कंडक्टेंस होती है वो मेरे पास में 1/R होती है, तो 1/R से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और R की वैल्यू आप लोगों ने मेरे साथ में डायोड के अंदर में देखी थी कि क्या होती है, इसकी ईटा VT डिवाइडेड बाई IF से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो उसी चीज़ें वो ही हैं, बस उनको घुमा फिरा के कैसे आप लोग उसका यूज़ कर सकते हैं, कैसे अपने न्यूमेरिकल्स में उनका यूज़ करेंगे, बस वो अप्रोच आप लोग को दोस्त समझ में आनी चाहिए। तो टाउ हो गया, आप लोगों के पास समझ में आ गया। R की वैल्यू मैंने लिख दी है कि आती है ईटा VT डिवाइडेड बाई IF, और इसको भी आप अगर और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं टाउ डिवाइडेड बाई IF ईटा VT। ये मेरे पास में इसका रिप्रेजेंटेशन आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब IF की भी कोई वैल्यू लिखना चाहे तो लिख लो भाई, आप लोग और लिख लो इसकी वैल्यू। तो क्योंकि मेरे पास में CD जो होती है वो फॉरवर्ड बायस करंट के अंदर में आती है, जब हम उसको फॉरवर्ड जो डायोड है उसको फॉरवर्ड बायस कर देते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि I टाउ मेरे पास में, और हम यहाँ पर यूज़ करेंगे IS एक्सपोनेंशियल VT डिवाइडेड बाई ईटा VT, ये फॉर्मूला। और -1 हम यहाँ पर नेगलेक्ट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन -1 का होता है, लेकिन यहाँ पर हम यूज़ नहीं करेंगे। और नीचे मेरे पास में ईटा VT रहने वाला है। VT को भी आप चेंज करना चाहो तो आप लोग लिख सकते हैं T/11600, इतना आप लोग यहाँ पर T/11,000/600 आप लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। बस ये छोटे छोटे फॉर्मूलेज थे। तो अब आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि CD यानी कि जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है, वो आप लोगों ने कहा कि ट्रांजिशन कैपेसिटेंस यानी कि CD जो है वो ग्रेटर देन होती है CT से, वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रही होगी, क्योंकि CT मेरे पास में केवल और केवल डिपेंड किस पे कर रहा होता है, वो एप्सन A डिवाइडेड बाई जो W था उस पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन जो मेरे पास CD है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो वैसे कि उसके करंट पे डिपेंड कर रही है। और करंट भी किस पे डिपेंड कर रहा है, वो एक्सपोनेंशियल टर्म पे डिपेंड कर रहा है। तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, यहाँ पर ये जो है ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं ये पूरा फैक्टर की वैल्यू चेंज होगी,
और ये पूरे फैक्टर की वैल्यू चेंज होगी तो सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास में, इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा था आप लोगों से कि सी डी की वैल्यू जो होता है वो ग्रेटर देन होती है एज कम्पेयर टू जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, चलो तो यहाँ पर आप लोगों का लेक्चर खत्म करता हूँ मैं। जो बेसिक था आप लोगों का लेक्चर को लेके वो सारा कंप्लीट है। अब मैं आप लोगों से न्यूमेरिकल के ऊपर मैं बात करूँगा। न्यूमेरिकल्स जो कि 15-16 न्यूमेरिकल्स इसके अंदर में होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और बहुत ही कंसेप्चुअली तरीके से, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जितना भी आप लोगों ने डायोड में मेरे साथ में पढ़ा था उन सब के कंसेप्ट्स को जोड़ते हुए उन क्वेश्चंस को आगे मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बाकी आप इस लेक्चर को देखिएगा और उसके बाद में अगला जो लेक्चर आएगा उसमें सारे न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व होंगे। आप जुड़े रहिएगा और बस प्रिपेयर करते रहिएगा। PDF फाइल है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिला हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं, थैंक यू।